वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 17 मई 2022 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई करेगा। मस्जिद में सवे का काम सोमवार को पूरा हो गया। क्षेत्रीय पार्टियों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी के बयान पर विवाद पैदा हो गया है। अब शशि थरूर ने उनके बयान का मतलब समझाया है। कश्मीर पर मुस्लिम देशों के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। गेहूं के मुद्दे पर चीन ने भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मोबाइल फोन चोरी हो गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ओवैसी, महबूबा मुफ्ती से सामाजिक सद्भाव बनाने की अपील की है। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील। नंदी के मुख की तरफ तहखाना खोलकर दोबारा हो सवे। ज्ञानवापी मस्जिद के सवे पर मंगलवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद में दोबारा सवे करने की अर्जी दी है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के पूरब की दीवार, नंदी के मुख की तरफ तहखाना और तहखाने के उत्तरी दीवार को हटाकर सवे कराए जाने की मांग की है। वहीं कोर्ट कमिश्नर ने अपनी सवे रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से 2 दिन का और समय मांगा। उनकी इस मांग पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बारे में शाम 4 बजे फैसला आने वाला है। मस्जिद में 3 दिन हुआ सवे। सबसे पहले सवे रिपोर्ट पेश करने पर उस समय सस्पेंस बन गया जब एक कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि सवे रिपोर्ट करीब तैयार है और वो अदालत में तय समय में इसे पेश करने की तैयारी में है। जबकि दूसरे कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि अभी सवे रिपोर्ट 50% तैयार हुई है और वो अदालत से 3 से 4 दिनों का समय देने की मांग करेंगे। मस्जिद में 14 मई से 13 मई तक सवे का काम हुआ। हिंदू पक्ष का दावा है कि सवे के अंतिम दिन वजूखाने में शिवलिंग मिला है। नंबर 2, मस्क ने बताया कब तक आगे नहीं बढ़ेगी ट्विटर को खरीदने की डील। हाल ही में टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने ट्विटर डील को होल्ड कर दिया था। अब एक रिपोर्ट में इसका बड़ा अपडेट सामने आया है। एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर को खरीदने की डील तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक कंपनी यह नहीं दिखाती है कि फर्जी या स्पैम अकाउंट्स 5% से कम हैं। उल्लेखनीय है कि मस्क ने पिछले महीने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन सोमवार को टेस्ला के सीईओ ने संकेत दिए कि वे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के अधिग्रहण के लिए $44 अरब से कम राशि का पेमेंट करना चाहेंगे। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार एक टेक सम्मेलन में मस्क ने अनुमान जताया कि ट्विटर पर मौजूद 22.9 करोड़ अकाउंट्स में से कम 20% अकाउंट स्पैम बोट द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मालूम हो कि जो यूजर्स को बड़ी संख्या में स्पैम मैसेज भेजते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में स्पैम मैसेज पोस्ट करते हैं, उन्हें स्पैम बोट इंटरनेट पर मौजूद स्वचालित सॉफ्टवेयर कहते हैं। दुनिया के सबसे रईस शख्स ने 14 अप्रैल 2022 को ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर की कीमत पर खरीदने का ऑफर किया थी, लेकिन बाद में मस्क ने बताया कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने की योजना को अस्थायी रूप से टाल दिया है। वे ट्विटर पर मौजूद फर्जी अकाउंट्स की संख्या आंकने की कोशिशों में जुटे हैं। नंबर 3, महंगाई बढ़ने की आशंका। आज फिर रिकॉर्ड लो पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले आज रुपए में फिर से गिरावट आई है और कारोबार के दौरान यह ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। विदेशी फंड के लगातार आउटफ्लो और ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों क्रूड ऑयल प्राइस को देखते हुए मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की गिरावट के साथ 77.69 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि घरेलू इक्विटी में मजबूती के रुख ने घरेलू इकाई में नुकसान को सीमित रखा। पिछले सत्र में 77.55 पर बंद हुआ था रुपया। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 77.67 पर खुला। इसके बाद यह 77.69 पर और नीचे गिर गया। पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव के मुकाबले इसमें 14 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। इंट्रा डे के दौरान यह $77.71 के निचले स्तर तक भी पहुंच गया था। पिछले सत्र में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 77.55 पर बंद हुआ था। वैश्विक मंदी की आशंका। डॉलर इंडेक्स 0.01% की गिरावट के साथ 104.19 पर कारोबार कर रहा था। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.25% फिसलकर $113.95 प्रति बैरल पर आ गया। चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने वैश्विक मंदी की आशंका जताई है।
विदेशी पूंजी की लगातार निकासी से रुपया प्रभावित हुआ है। लोगों पर पड़ सकती है महंगाई की मार। रुपया में आ रही गिरावट से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक RBI रुपए को और गिरने से रोकने के लिए कोई कदम उठाएगा। रुपए में और गिरावट से लोगों पर महंगाई की और मार पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में विदेश से होने वाला आयात महंगा हो सकता है। नंबर 4, क्या होता है डिजिटल रेप, जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। इन राज्यों में रेप के सबसे ज्यादा शिकार। बीते सोमवार को नोएडा पुलिस ने सोमवार को 81 साल का एक स्केच आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया है। उस पर 17 साल की नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376, रेप 323, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 506, आपराधिक धमकी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। नोएडा के इस मामले ने डिजिटल रेप पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। असल में डिजिटल रेप का नाता इंटरनेट से नहीं है। यह रेप का ऐसा तरीका है जिसके शिकार नाबालिगों के बनने का सबसे ज्यादा खतरा है। और कई बार तो बच्ची भी यह नहीं समझ पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। भारत में साल 2012 से पहले डिजिटल रेप को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन निर्भया केस के बाद फिर से रेप को परिभाषित किया गया, जिसके बाद डिजिटल रेप को भी रेप के कैटेगरी में शामिल किया गया। इसके तहत अगर कोई शख्स किसी लड़की या महिला की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपने उंगलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। पुलिस के अनुसार अंग्रेजी में उंगली, अंगूठा, पैर की अंगुली को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है, इसलिए इस तरह के तरीके को डिजिटल रेप की कैटेगरी में रखा गया है। वैसे तो डिजिटल रेप का कोई भी लड़की या महिला शिकार हो सकती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा नाबालिग और अबोध पर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाबालिग या छोटे बच्चों को इस तरह की हरकत को समझना पाना आसान नहीं है। इसलिए भारत में अभी भी डिजिटल रेप के मामले बेहद कम दर्ज होते हैं, जबकि आंकड़ों को देखा जाए तो अकेले 2020 में 2655 मामले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के मामले दर्ज हुए थे, जो कि कुल मामलों का करीब 10% केस है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2020 आंकड़ों के अनुसार देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में दर्ज किए गए हैं। राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेप के मामले साल 2020 राजस्थान 1279, आंध्र प्रदेश 587, उत्तर प्रदेश 206, हिमाचल प्रदेश 197, झारखंड 116, कुल सभी राज्य 2655। निर्भया के बाद रेप की परिभाषा। साल 2013 के बाद रेप का मतलब अब केवल इंटरकोर्स तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब एक महिला के मुंह, योनि या गुदा में किसी भी हद तक प्रवेश भी अब रेप कहलाता है। इसमें लिंग के अलावा उंगली और घुटने या शरीर के दूसरे अंग और वस्तु का इस्तेमाल भी शामिल किया गया है। ऐसे में यौन शोषण के विभिन्न तरीकों को अपराध में शामिल कर लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को कानूनी रूप से मजबूत करने की कोशिश की गई है। नंबर 5, कार्ति चिदंबरम के घर पर CBI की रेड। दिल्ली, चेन्नई सहित अन्य जगहों पर छापेमारी। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के घर एवं दफ्तरों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की रेड पड़ी है। जांच एजेंसी की यह रेड कार्ति के दिल्ली एवं चेन्नई स्थित आवासों पर पड़ी है। बताया जा रहा है कि CBI करीब 11 ठिकानों पर सर्च कर रही है। CBI की रेड सुबह 6 बजे से जारी है। CBI के इस रेड पर कार्ति ने कहा कि उनके यहाँ जांच एजेंसी के इतने छापे पड़े हैं कि उन्होंने अब गिनना छोड़ दिया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कार्ति ने कहा कि CBI उनके कार्यालय एवं घरों सहित अन्य जगहों पर सर्च कर रही है। 2019 में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हुए थे चिदंबरम। INX मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2019 में चिदंबरम गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अभी CBI ये कार्रवाई किस केस में हो रही है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि INX मीडिया केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। CBI का कहना है कि वह नए मामले की जानकारी जल्द ही मीडिया के साथ साझा करेगी। बता दें कि 2019 में काफी नाटकीय ढंग से चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पहले हुई थी। नंबर 6, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। PM मोदी नहीं, औरंगजेब जिम्मेदार है। AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों खासे गर्म है। मामला औरंगजेब की मजार से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद का है।
16 मई को कोर्ट कमिश्नर से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा किया और जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक तहखाने में शिवलिंग मिला, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अदालत ने आला अफसरों के साथ साथ सीआरपीएफ को सौंपी है। इन सब के बीच ओवैसी ने कहा कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि अगर इतिहास की बात करना है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई वगैरह के जिम्मेदार औरंगजेब ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं। औरंगजेब ही है, शिवलिंग नहीं फव्वारा। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मिले शिवलिंग के दावे पर ओवैसी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह एक फव्वारा है, शिवलिंग नहीं। हर मस्जिद में यह फव्वारा है। कोर्ट के कमिश्नर द्वारा दावा क्यों नहीं उठाया गया? मौके को सील करने का आदेश 1991 अधिनियम का उल्लंघन है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने एक याचिकाकर्ता के दावे पर कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है। वो कहते हैं कि एक तरह से मुस्लिम समाज को डराया धमकाया जा रहा है। आखिर वो दल कहाँ हैं जिन्हें मुसलमान सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं? हकीकत में सभी दल अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने में जुटे हुए हैं। महंगाई और बेरोजगारी से इत्र ज्ञानवापी का मुद्दा ओवैसी की जुबां पर चढ़ा रहता है। उन्होंने कहा कि जब यह देश संविधान से चल रहा है तो सत्ता पक्ष के साथ साथ कई संगठन मनमर्जी क्यों कर रहे हैं? 1991 में जब साफ हो गया था कि अब जो भी धार्मिक संरचनाएं हैं और वो यथास्थिति में रहेंगी, तो आखिर उस एक्ट की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? नंबर 7, राहुल गांधी के क्षेत्रीय दलों पर दिए बयान के बचाव में उतरे शशि थरूर। उनके कहने का मतलब कुछ और था। उदयपुर में 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों पर खास टिप्पणी की थी और उसका असर भी दिखाई देने लगा। कांग्रेस की अहम सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके साथ दूसरे क्षेत्रीय दलों को राहुल राग पसंद नहीं आया। मामला बढ़ता देख उनके बचाव में शशि थरूर उतरे। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में समझा गया। वो राष्ट्रीय नजरिए की बात कर रहे थे। क्षेत्रीय दलों का चरित्र और स्वभाव सामान्य तौर पर खास क्षेत्र या समूहों से संबंधित होता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? क्षेत्रीय दलों पर विचारधारा की कमी पर राहुल गांधी की टिप्पणी, जिसने कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों को उस समय परेशान किया है जब पार्टी 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के झारखंड सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बिहार के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने टिप्पणी पर सवाल उठाया है। जनता दल सेक्युलर के प्रमुख अलग सहयोगी एचडी कुमारस्वामी ने श्री गांधी पर तंज कसा है। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय कांग्रेस चिंतन शिविर के समापन दिवस पर अपने संबोधन में श्री गांधी ने कहा था, भाजपा कांग्रेस के बारे में बात करेगी, कांग्रेस नेताओं के बारे में बात करेगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में बात करेगी, लेकिन बात नहीं करेगी क्षेत्रीय दलों के बारे में, क्योंकि वे जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों का अपना स्थान है, लेकिन वे भाजपा को नहीं हरा सकते क्योंकि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। हमारे पास राष्ट्रीय नजरिया। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के कहने का क्या मतलब था। कम से कम हम सभी उनके मतलब से समझ गए थे। यह था कि हमारे पास एक राष्ट्रीय दृष्टि है। हम पूरे देश के लिए बोलते हैं और सोचते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल अपने चरित्र से और प्रकृति आमतौर पर एक विशेष क्षेत्र या रुचि समूह तक ही सीमित होती है। थरूर ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा लगता है कि तृणमूल, राजद, समाजवादी पार्टी या यहाँ तक अधिकांश भाग के लिए डीएमके की विचारधारा कांग्रेस के लिए अनुकूल और संगत होगी। राष्ट्रीय जनता दल ने श्री गांधी पर कटाक्ष किया, उनके दावों को विचित्र बताया। राजद के मनोज झा ने कहा कि यह थोड़ा विचित्र और असंगत लगता है। तो ये थे आज के ताजा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।